हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब कि जो पर्सनैलिटी के कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनको हम शील गुण कहते हैं या जिनको हम विशेषक भी बोलते हैं। मतलब इनको इसके लिए हम इंग्लिश टर्म क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ट्रेड्स। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बोलते क्या है, क्या होते हैं ये पर्सनैलिटी के शील गुण, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व में विभिन्न मानसिक व शारीरिक दोनों गुणों का समन्वय एवं संगठन होता है। मतलब जो किसी पर्सन का जो बिहेवियर होता है उसमें बहुत सारे उसमें क्वालिटीज होती हैं। वो मेंटली भी हो सकती है और वो फिजिकली भी हो सकती है। मतलब वो सबका एक जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये बात हम बोल सकते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारी मेंटल उसके पास एबिलिटीज होती हैं, उसके पास कुछ फिजिकल एबिलिटीज भी होती हैं। मतलब इन सब का एक संगठन होता है व्यक्ति का बिहेवियर। जिन जिन गुणों के समन्वय से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, मतलब कौन कौन से ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो एक साथ आती हैं और वो आके ह्यूमन के बिहेवियर का वो निर्माण कर देती है। मतलब ह्यूमन के बिहेवियर को वो डेवलप कर देती हैं या ह्यूमन की पर्सनालिटी को वो डेवलप कर देती हैं। तो जो जो गुण इसमें इंक्लूड हुए उन सब गुणों को ही व्यक्तित्व विशेषक या शील गुण कहा जाता है। मतलब ऐसे गुण या ऐसी क्वालिटीज वो मेंटली भी हो सकती हैं, वो शारीरिक भी हो सकती हैं। वो जब सारे गुण इकट्ठे होके ह्यूमन की पर्सनैलिटी को वो डेवलप करते हैं तो उसे ही शील गुण, व्यक्तित्व के शील गुण या व्यक्तित्व के विशेषक गुण के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, परोपकारिता, विश्वसनीयता, विनम्रता, व्यवहारिकता, स्पष्टवादी, सत्यनिष्ठ, संयमी आदि विशेषताएं शील गुण के अंतर्गत आती हैं। मतलब जो ये सारे मतलब गुण होते हैं, ये इनमें से कोई तो मतलब मेंटली भी है, कोई शारीरिक होता है। मतलब ये जो सारे गुण हैं ये मिलके ही ह्यूमन के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसी वजह से इनको ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी बोला जाता है। आगे इसके बारे में यहाँ पर डेफिनेशंस की बात कर रखी है, तो मैंने यहाँ पर 2 डेफिनेशंस को लिया है। फर्स्ट इज गिलफोर्ड के अनुसार कि गिलफोर्ड क्या बोलते हैं इन शील गुणों के बारे में कि व्यक्ति के शील गुणों का संगठनात्मक प्रतिरूप है। कि जो ह्यूमन का जो पर्सनालिटी होती है वो सारे शील गुणों का एक इकट्ठा या एक संगठनात्मक एक मॉडल है या प्रतिरूप है। ये बात गिलफोर्ड ने कही है। नेक्स्ट क्रेच एंड क्रेचफील्ड के अनुसार देखिए इन्होंने क्या कहा है, जो व्यक्तित्व है वो शील गुण व्यक्ति की स्थायी विशेषता, मतलब जो शील गुण ये और शील गुण होते हैं ये व्यक्ति की स्थायी विशेषता, मतलब ये इंसान की क्वालिटीज होती है जिसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में एक सा व्यवहार होता है। मतलब कंडीशन चाहे कोई भी हो, सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, बट जैसे आपके अंदर विशेषता है, जैसे मतलब एक किसी के मतलब बिहेवियर की विशेषता है कि उसको गुस्सा नहीं आता है, मतलब वो शांत स्वभाव का है, तो कैसे ही परिस्थिति क्यों ना जाए उसका व्यवहार वैसा ही रहेगा कि उसको गुस्सा नहीं आएगा, वो शांत ही रहेगा। यहाँ पे ये बात कहना चाह रहे हैं क्रैच एंड क्रैचफील्ड। मतलब जो व्यक्तित्व होता है वो शील गुण की एक स्थायी विशेषता है। मनुष्य के व्यक्तित्व में जो शील गुण होते हैं वो एक स्थायी विशेषता है जो एज इट इज बने रहते हैं। तो ये बात कही है क्रैच एंड क्रैचफील्ड के अनुसार। डेफिनेशन के बारे में हमने बात कर ली है कि हम बात करते हैं, यहाँ से हमें स्टार्ट हो जाते हैं ट्रेड्स थ्योरीज। किस किस ने दी है ट्रेड्स थ्योरी, टोटल हम यहाँ पे 4 या 5 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो जिसमें हमारी फर्स्ट है ओलपोर्ट का विशेषक सिद्धांत या ओलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत, ओलपोर्ट ट्रेड्स थ्योरी। सबसे पहले हम ये वाला सिद्धांत करेंगे। देखिए यहाँ पे ओलपोर्ट ने शील गुणों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है। देखिए कौन कौन से। सबसे फर्स्ट है सामान्य शील गुण, मतलब कॉमन ट्रेड्स। सेकंड इज व्यक्तिगत शील गुण, पर्सनल ट्रेड्स। जो कॉमन ट्रेड्स होते हैं वो ऐसे शील गुण होते हैं जो किसी भी मतलब किसी समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाए जाते हैं। मतलब मोस्टली लोगों में आपको देखने को मिलेंगे जो कॉमन ट्रेड्स होते हैं, जैसे मतलब कि जैसे बात करना, सामाजिकता, इस टाइप से हम बोल सकते हैं, मतलब सब में होता है। बट जो ये व्यक्तिगत शील गुण होते हैं, मतलब जो पर्सनल ट्रेड्स होते हैं वो मतलब किसी किसी में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको पर्सनल कहा गया है इसी वजह से। देखिए इसे ओलपोर्ट ने व्यक्तिगत प्रवृत्ति भी कहा है। मतलब जो पर्सनल ट्रेड्स होती हैं इनको ओलपोर्ट ने व्यक्तिगत पर्सनल प्रवृत्ति भी कहा है।
ये शील गुण किसी समाज या संस्कृति के व्यक्ति विशेष तक के सीमित, मतलब सब में नहीं पाए जाते, स्पेशल में ही होते हैं व्यक्तिगत शील गुण। आगे देखते जो व्यक्तिगत शील गुण है, जो पर्सनल ट्रेट्स है, इसको ओलपोर्ट ने 3 भागों में बांटा है। तो इसमें 3 भाग कौन से हैं? फर्स्ट है कार्डिनल शील गुण, सेकंड है केंद्रीय शील गुण और थर्ड है गौण शील गुण। इनको हम एक करके अच्छे से स्टडी करते हैं। ओलपोर्ट ने जो व्यक्तिगत शील गुण था इसको आगे 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जिसमें कि अभी हम फर्स्ट रीड करेंगे कार्डिनल शील गुण, मतलब कार्डिनल ट्रेट्स क्या होते क्या है। ये शील गुण इतने प्रबल होते हैं कि यदि व्यक्ति इन्हें छुपाना चाहे तब भी नहीं छुपा सकता। मतलब यदि इंसान चाहता है कि मतलब वो अपने इस गुण को ना दिखाए तो उसके बाद भी मतलब वो कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले, उसके बाद भी उससे वो इसको नहीं छुपा पाता है। सभी व्यक्तियों में यह गुण नहीं होता, परंतु जिसमें होता है वह पूर्ण रूप से इस गुण से चर्चित रहता है। मतलब सब में मतलब जनरली यह हमको देखने को नहीं मिलेगा, बट जिस व्यक्ति में होगा वो अपने इस गुण के रूप में वो उस वर्ल्ड में, इस दुनिया में वो पॉपुलर हो जाएगा। जैसे देखिए महात्मा गांधी जी जाने जाते हैं सत्य और अहिंसा के लिए, मतलब उनमें ये गुण थे, उनके शील गुण थे सत्य और अहिंसा। इन्हीं की वजह से महात्मा गांधी को जाना जाता है आज भी, और यही उनका गुण था जिसने उनको हमारे इस दुनिया में उनको चर्चित करवाया था। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय शील गुण, मतलब सेंट्रल ट्रेट्स। ये शील गुण व्यक्तित्व निर्माण की ईंटें होती हैं, मतलब जो पर्सनैलिटी बनाने का जो मेन बेसिक काम होता है वो सेंट्रल ट्रेट्स करते हैं, केंद्रीय शील गुण करते हैं, इसलिए इनको केंद्रीय शील गुण कहा गया है, क्योंकि यही हमारे व्यक्तित्व की निर्माण की ईंटें हैं, यही उसमें महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। जैसे सामाजिकता, सहानुभूति, आत्मविश्वास आदि, मतलब ये सारे गुण जो होते हैं ये सारे केंद्रीय शील गुण है। क्योंकि यदि इंसान सामाजिक नहीं रहेगा तो उसकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी। यदि इंसान और के बारे में नहीं सोचेगा तो कैसे वो अपनी पर्सनैलिटी को मतलब वो डेवलप कर पाएगा। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कि यदि कोई पर्सन सोशल नहीं है और हम बोले कि हाँ उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता। और नंबर 3 क्या है यहाँ पे? गौण शील, मतलब कि सेकेंडरी ट्रेड्स। ये शील गुण होते हैं ये कम इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब कम महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि पहनावा, हमारा हेयर स्टाइल, उठने बैठने का ढंग, बोलने का ढंग, मतलब ये सब जो होते हैं ये सेकेंडरी ट्रेड्स में आ जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े कम इम्पोर्टेंट होते हैं इसी वजह से। तो ये हमने किया यहाँ पे किया ओलपोर्ट का विशेष सिद्धांत, जिसमें हमने देखा कि ओलपोर्ट ने 2 भाग बताए हैं शील गुणों के, सामान्य शील गुण, व्यक्तिगत शील गुण। और उन्होंने व्यक्तिगत शील गुण को आगे दोबारा से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्होंने, कार्डिनल शील गुण, केंद्रीय शील गुण और गौण शील गुण। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है कैटल का विशेषक सिद्धांत। जब कैटल ने देखिए क्या ट्रेड्स थ्योरी दी है, उन्होंने भी शील गुणों को 2 भागों में बांटा है। देखते हैं कौन कौन से। एक है स्तरीय शील गुण, मतलब सरफेस ट्रेड्स, एंड सेकंड इज मूल शील गुण, सोर्स ट्रेड्स। तो जो फर्स्ट है सरफेस ट्रेड्स, ये क्या होते हैं देखिए, इस तरह के शील गुण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में आसानी से अभिव्यक्त हो जाते हैं। मतलब कि जो मतलब हम डेली रूटीन में जिन गुणों को हम देख सकते हैं वो सब हमारे सरफेस ट्रेड्स होते हैं, वही हमारे सतही शील गुण होते हैं, जैसे कि प्रसन्नता, परोपकारिता, सत्यनिष्ठ आदि। मतलब आपको दिख रहा होगा मतलब इंसान दिन में कितनी बार खुश होता है, कितनी बार वो किसी की हेल्प करता है, दिन में मतलब वो सच बोलता है। मतलब ये सारे क्या है, ये सारे स्तरीय शील गुण है जिनको हम अपने डेली रूटीन लाइफ में हम जिनको आसानी से हम देख सकते हैं। सेकंड है मूल शील गुण, मतलब कि सोर्स ट्रेड्स। मूल शील गुण व्यक्तित्व की भीतरी संरचना है, मतलब ये इनर स्ट्रक्चर इनका होता है, इसका परीक्षण सीधा नहीं किया जा सकता, जैसे सामुदायिकता, निस्वार्थता, हास्य आदि। मतलब जो ये होते हैं इनका जो हम मतलब हम बात करें हम इनको ऑब्जर्व करने की, तो हम इनको डायरेक्ट इनके लिए कोई मेथड बना नहीं है अभी तक कि हम इनको मेजर कर सकें। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल बताया गया, जैसे सामुदायिकता होता है, निस्वार्थता होती है और हास्य और सारे यहाँ पे इस एग्जाम्पल हैं सोर्स ट्रेड्स के। इसके अलावा कैटल ने 16 मूल शील गुणों की 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का उन्होंने निर्माण किया है। मतलब कि कैटल ने टोटल 16 मूल शील गुण बताए उन्होंने, मतलब टोटल उन्होंने 16 सोर्स ट्रेड्स के बारे में उन्होंने बात की है।
तो उनको किस नाम से जाना जाता है? इसकी 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, इस नाम से उसको जाना जाता है। इसके अलावा कैटल ने जो मूल शीलगुण थे, इन्होंने भी इस मूल शीलगुण को 2 भागों में आगे दोबारा से डिवाइड कर दिया। फर्स्ट था स्वाभाविक शीलगुण, मतलब ये जो शीलगुण होते हैं इनके ऊपर अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। जो स्वाभाविक शीलगुण होते हैं मतलब जो हमके पेरेंट्स से मिलते हैं हमको जो गुण, जैसे कि आइज का कलर हो गया, हमारे मतलब स्किन का कलर हो गया, हमारे हेयर्स का कलर, मतलब ये सारे होते हैं, इन पे हमारा हेरिडिटरी इफेक्ट इनके ऊपर पड़ता है। तो सेकंड होते हैं वो है पर्यावरण शीलगुण, मतलब कि ये पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, यानी इनके ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इनको पर्यावरण प्रभावित शीलगुण इनको कहा गया है। एनवायरमेंटल ट्रेड्स, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स, मतलब स्वाभाविक शीलगुण और पर्यावरण प्रभावित शीलगुण। मतलब यहाँ पे कैटल ने भी इसके जैसे ही इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कैटल ने सबसे पहले यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है शीलगुणों को, सरफेस ट्रेड्स और सोर्स ट्रेड्स। फिर दोबारा से उन्होंने इस जो मूल शीलगुण था उसको दोबारा से 2 भागों में बांट दिया, स्वाभाविक शीलगुण में और पर्यावरण प्रभावित शीलगुण में। ये हमने यहाँ पे कैटल का भी ये शीलगुण सिद्धांत कर लिया है। हमारा थर्ड है यहाँ पे आइजेंक का विशेषक सिद्धांत, मतलब आइजेंक की ट्रेड थ्योरी। देखते हैं आइजेंक ने क्या किया यहाँ पे। आइजेंक कैटल के समकालीन थे, मतलब जो कैटल थे जो हमने किया है अभी कैटल का ये वाला शीलगुण सिद्धांत, इसके ही समकालीन थे, मतलब इनके ही ये कॉन्टेम्परेरी थे। एक व्यवहारवादी होने के बावजूद उनका मानना था कि हमारा व्यक्तित्व काफी हद तक जन्मजात और आनुवांशिक आधारित है। मतलब वो क्या थे, जो आइजेंक थे वो व्यवहारवादी थे, मतलब वो व्यवहार में बिलीव करते थे। बट इसके अलावा भी उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उस पर काफी हद तक, मतलब जो हमारे बाय बर्थ होता है, हमारे हेरिडिटी होता है, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर। आइजेंक ने व्यक्तित्वशील गुणों की 3 दशाएं बताई जो द्विध्रुवीय हैं, मतलब बाइपोलर्स हैं और जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। देखिए जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, जैसे अंतर्मुखता, बहिमुखता, स्थिरता, अस्थिरता, मनोविक्षिप्तता, आवेग नियंत्रण। मतलब यहाँ पे जो है वो द्विध्रुवीय हैं और एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट फेज इन्होंने यहाँ पे रखे हैं। इस प्रकार आइजेंक ने आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली का निर्माण किया, मतलब उन्होंने इसके अंदर ही उन्होंने इस चीज को बताया है कि जो शीलगुण की जो व्यक्तित्व की जो दशाएं होती हैं टोटल 3 होती हैं और जो कि बाइपोलर्स होती हैं और एक दूसरे से बिल्कुल वो अपोजिट होती हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने दशाएं बताई हैं, टोटल 3 दशाएं बताई उन्होंने ये वाली। तो उसमें फर्स्ट है हमारी इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन। फर्स्ट तो हमारी ये है अंतर्मुखता और बहिमुखता। सेकेंड है स्थिरता और अस्थिरता, मतलब कि न्यूरोटिज्म और स्टेबिलिटी। थर्ड है मोनोविक्षिप्तता और आवेग नियंत्रण, मतलब कि साइकोटिज्म और सुपर ईगो फंक्शन। उन्होंने यहाँ पे 3 बताई हैं, इनको ही हमें भी अच्छे से डीपली कर लेते हैं इनको अभी। इसमें हमारी फर्स्ट है अंतर्मुखता और बहिमुखता। देखिए जैसे इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन। जो अंतर्मुखता और बहिमुखता होती हैं आयाम उस परिणाम को संदर्भित करता है जिससे कोई बाहरी या आंतरिक उद्दीपन चाहता है। जो लोग बहिमुखी होते हैं, मतलब जो लोग बहुमुखी, जो लोग एक्सट्रोवर्जन होते हैं वो लोग सोशल होते हैं और साहसिक होते हैं और तनाव में होने पर वो साहचर्य का आनंद लेते हैं। ये मतलब कि जो लोग बहिमुखता होते हैं वो लोग सामाजिक होते हैं, इसके अपोजिट जो अंतर्मुखता वाले होते हैं वो अंदरूनी होते हैं। मतलब तनाव में आ जाएगा तो वो अंदरूनी रहेंगे, वो मतलब अंदर घुटते रहेंगे यदि हम कहें तो, मतलब वो अपने आप में ही मगन रहते हैं अंतर्मुखता वाले। और जो बहिमुखता वाले होते हैं वो सामाजिक होते हैं और साहसिक होते हैं। और जो ये बहिमुखता वाले होते हैं, जो एक्सट्रोवर्जन होते हैं, वो तनाव में रहने पर भी वो आनंद लेते हैं। बट जो अंतर्मुखता वाले होते हैं वो तनाव में रहने पर वो बिल्कुल अंदरूनी हो जाते हैं और वो बिल्कुल अंदर घुटते रहते हैं, वो किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। सेकेंड है यहाँ पे स्थिरता और अस्थिरता।
यह उस आयाम को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों का उनकी भावनात्मक और असमंजित व्यवहार के संदर्भ में वर्णन करता है। मतलब कि उनकी भावना के बारे में जो बताएगा और उनके बिहेवियर के बारे में जो बताएगा। जिन व्यक्तियों में अस्थिरता अधिक होती है वे भावनात्मक रूप से अस्थिर, मूडी और असमंजित होते हैं। मतलब जो लोग अस्थिरता वाले होते हैं, मतलब जो कि न्यूरोटिज्म वाले होते हैं, वो लोग अस्थिर होते हैं, मूडी मतलब मूड के अकॉर्डिंग काम करते हैं और वो अच्छे से कहीं पे सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं। बल्कि जो स्थिरता वाले होते हैं, जो स्टेबिलिटी वाले होते हैं, वो लोग शांत होते हैं। मतलब वो ज़्यादा बकवास करते नहीं हैं, वो बिल्कुल शांत होते हैं, वो बिल्कुल अपने मतलब बिहेवियर पे वो बिल्कुल स्थिर होते हैं। ये बात यहाँ पे की गई है। तो थर्ड है यहाँ पे मनोविक्षिप्तता या मन स्थापी या आवेग नियंत्रण या समाजीकरण। यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारी मेंशन कर दी हैं। इसको इंग्लिश टर्म है इसके लिए साइकोटिज्म और सुपर ईगो फंक्शन। अंतिम आयाम में मन स्थापित बनाम समाजीकरण। मतलब मन स्थापी ये, मनोविक्षिप्तता और समाजीकरण ये, और इंग्लिश टर्म क्या है, साइकोटिज्म और सुपर ईगो फंक्शन। जो लोग मन स्थाप पर अधिक है, मतलब जो लोग साइकोटिज्म वाले होते हैं, वो आक्रामक, अहंकारी, असामाजिक और आवेगी होते हैं। मतलब जो लोग साइकोटिज्म वाले होते हैं वो आक्रामक होते हैं, डेंजरस होते हैं एक तरीके से यदि हम कहें तो, और जल्दी ही वो इमोशंस में बह जाते हैं, अहंकारी होते हैं, असामाजिक होते हैं, उनको किसी से ज्यादा कोई मतलब होता नहीं है। जबकि जो लोग सामाजिकरण पर होते हैं, मतलब जो लोग सुपर ईगो फंक्शन वाले होते हैं, वे परोपकारी, सहानुभूतिक और पारंपरिक होते हैं। मतलब जो इंसान होते हैं सुपर ईगो फंक्शन वाले, समाजीकरण वाले होते हैं, वो सामाजिक होते हैं और परोपकारी होते हैं। ये हमने यहाँ भी इसको कंप्लीट कर लिया है। ये था हमारा आइजेंक का विशेषक सिद्धांत। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। ये हमारा लास्ट बचा है इसमें, फोर्थ, मैकेक्रे और कोस्टो का व्रत पंचकारक सिद्धांत। मैकेक्रे और कोस्टे ने 5 प्रकार के शील गुणों का वर्णन किया है। मतलब इन्होंने टोटल यहाँ पे 5 प्रकार बताए हैं शील गुणों के, और इनको बिग 5 मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो जो इन्होंने 5 प्रकार बताए हैं शील गुण के, उनको बिग 5 मॉडल के नाम से जाना जाता है। देखिए उसमें फर्स्ट है हमारा बहिर्मुखता, मतलब एक्स्ट्रावर्जन। जैसा कि आइजेंक ने बताया था कि एक्स्ट्रावर्जन क्या होता है, उसी प्रकार एक्स्ट्रावर्जन इन्होंने बताया है कि जो एक्स्ट्रावर्जन वही जो लोग कैसे होते हैं, जो सामाजिक होते हैं, साहसिक होते हैं, जो मतलब जो समाज से इनका मतलब होता है, समाज में रहना पसंद करते हैं, वही होते हैं बहिर्मुखता वाले। मतलब आइजेंक के सिद्धांत का समान ही है ये वाला भी, बहिर्मुखता यहाँ पे भी। सेकंड है यहाँ पे सहमति जन्यता, मतलब एग्रीएबलनेस। जो लोग स्वीकार्यता पर उस स्कोर करते हैं, मतलब कि जो पर्सन जो किसी चीज को वो किसी बात पे वो जल्दी से एग्री हो जाते हैं, तो उनमें सहकारी और दयालु होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब ऐसे पर्सन जो जल्दी से किसी चीज को मान लेते हैं या जल्दी से जो किसी बात से वो एग्री हो जाते हैं, तो वो सहकारी मतलब कि वो सबके साथ काम करने वाले होते हैं, और वो दयालु होते हैं, मतलब जो सब पे दया करते रहते हैं, सबके काम आते रहते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर मददगार और भरोसेमंद होते हैं। मतलब जो इंसान एग्रीएबलनेस वाले होते हैं वो औरों के लिए वो मददगार साबित होते हैं और वो भरोसेमंद भी होते हैं। थर्ड है यहाँ पे अंतःकरण की शुद्धता, कॉन्साइंटियसनेस। मतलब यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे यूज की गई है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा अरेंज कर लेना प्लीज। ये लोग अधिक लक्ष्य निर्देशित, आत्म अनुशासित, परिश्रमी, ईमानदार और सक्षम होते हैं। मतलब जो अंतःकरण की शुद्धता वाले इंसान होते हैं, उनका जो फोकस होता है, उनका जो गोल होता है वो बिल्कुल डायरेक्शन में होता है। वो अपने आप को वो बिल्कुल डिसिप्लिन में रखते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, उन्होंने ऑनेस्ट भी होते हैं, और वो कैपेबल भी होते हैं हर काम करने के लिए। वे स्वच्छ स्फूर्ति व्यवहार के बजाय नियोजित गतिविधियों को प्राथमिकता देते हैं। मतलब कि कैसे वो मतलब प्री प्लान अपने काम को वो करेंगे, कैसे मतलब एक्टिविटी करेंगे, वो इस वाली बात पे वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे नंबर 4 है मन स्थाप, मतलब न्यूरोटिज्म। जो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो काफी चिंतित, असुरक्षित और आत्म दयालु लोग होते हैं। मतलब काफी मतलब सोचने वाले, ज्ञान चिंतन करने वाले होते हैं, और आत्म दयालु मतलब
खुद को लेकर दयालु होते हैं ये, और बहुत ही असुरक्षित ये फील करते हैं। जबकि मनस्तापी पर कम स्कोर करना, मतलब जो लोग कम जो न्यूरोटिज्म वाले होते हैं वो लोग आत्मसंतुष्ट होते हैं और वो सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ पे नंबर 5 है अनुभवों के प्रति खुलापन, ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस। जो ऐसे लोग होते हैं वो नवीनता और रचनात्मकता पसंद करते हैं, मतलब उनको क्रिएटिविटी और कुछ नयापन चाहिए होता है अपने कामों में। उनके पास एक जिज्ञासु मन है जो कि कुछ जानना चाहता है, कुछ नया कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, और कला के लिए एक प्रशंसा है, मतलब कि उनमें जो आर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं वो उनमें बहुत अच्छी होती है। वे एक स्वतंत्र विचारक होते हैं, मतलब थिंकर भी वो अच्छे होते हैं, और नियमित गतिविधियों के बजाय विविधता पसंद करते हैं, मतलब कि उनको डाइवर्सिटी पसंद होती है कि कुछ अलग करें, कुछ हटके करें बजाय कि अपने डेली रूटीन के। तो ये था हमारा टॉपिक, ये व्यक्तित्व के शील गुण। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो बड़ा टॉपिक था बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये व्यक्तित्व के शील गुण। आपको मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश की है आपके लिए शॉर्ट में लिखने की और टॉपिक को क्लियर करने की, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। एक बार मैं थोड़ा स्पीड से इसका रिकैप करा देती हूँ। हमने किया आज व्यक्तित्व के शील गुण या विशेषक सिद्धांत, ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी। सबसे पहले हमने देखा था कि शील गुण होते क्या हैं। जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत सारे ऐसे शारीरिक और मानसिक गुण होते हैं जो मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो मतलब कि जो किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को जो डेवलप करते हैं। तो इन सब को ही मिला के हम कहते हैं ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी या व्यक्ति के व्यक्तित्व के शील गुण या फिर विशेषक। जैसे कि यदि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो परोपकारिता, विश्वसनीयता, विनम्रता, व्यवहारिकता, स्पष्टवादी, सत्यनिष्ठ, संयमी आदि बहुत सारे शील गुण होते हैं किसी भी इंसान में। फिर हमने यहाँ पे परिभाषा की थी गिलफर्ड के अनुसार और क्रचफील्ड के अनुसार। देन हमने किया था ओलपोर्ट का विशेषक सिद्धांत। सबसे पहले हमने यही किया था। हमने यहाँ पे देखा था कि ओलपोर्ट ने शील गुणों को 2 भागों में बांटा था। सामान्य शील गुण जो कि सभी लोगों में पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करते हो या फिर वो किसी भी कल्चर से वो बिलोंग करते हो। सेकंड हमने किया था व्यक्तिगत शील गुण, पर्सनल ट्रेट्स, मतलब जो ये वाले शील गुण होते हैं ये किसी स्पेशल में ही पाए जाते हैं। और इसी व्यक्तिगत शील गुण को ओलपोर्ट ने आगे 3 भागों में बांटा था। फर्स्ट था कार्डिनल शील गुण। जो ये वाले शील गुण होते हैं इनको वो इंसान छुपा नहीं सकता जिसके अंदर ये पाए जाते हैं, और अपने इन्हीं गुणों के कारण वो फेमस हो जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। जैसे कि महात्मा गांधी फेमस हो गए सत्य और अहिंसा को लेकर। जैसे यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे जो सचिन तेंदुलकर है जो प्लेयर है वो अपने क्रिकेट के लिए फेमस है क्योंकि उसमें गुण है कि वो अच्छा खेलता है। सेकेंड है यहाँ पे केंद्रीय शील गुण। जो केंद्रीय शील गुण होते हैं वो हमारे पर्सनैलिटी के निर्माण की और ईंटें होती हैं, जैसे कि सामाजिकता, सहानुभूति, आत्मविश्वास आदि। आगे यहाँ पे थर्ड हमने किया था गौणशील गुण। ये थोड़े कम इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा हेयर स्टाइल, हमारा उठने बैठने का ढंग, हमारा बात करने का ढंग, ये सब इसमें आ जाते हैं गौणशील गुण में। देन हमने किया था कैटल का क्या था सिद्धांत। देखिए कैटल ने भी शील गुणों को 2 भागों में बांटा था, स्थायी शील गुण और मूल शील गुण। जो स्थायी शील गुण होते हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ से हमको पता चल जाते हैं, जैसे कि प्रसन्नता, परोपकारिता, सत्यनिष्ठ आदि। बट जो मूल शील गुण होते हैं ये जो पर्सनैलिटी के ये इनर स्ट्रक्चर ये होता है, हम इसको ऑब्जर्व डायरेक्टली नहीं कर सकते, जैसे कि सामुदायिकता, निस्वार्थता, हास्य आदि। इसके अलावा कैटल ने 16 जो मूल शील गुण थे इनको एक नाम दिया है 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। इनका उन्होंने निर्माण किया था कैटल ने जो मूल शील गुण थे, इस मूल शील गुण को कैटल ने भी आगे 2 भागों में बांटा। स्वाभाविक शील गुण में जिसके ऊपर अनुवांशिकता का प्रभाव होता है, पर्यावरण प्रभावित शील गुण में जिसमें कि वातावरण का प्रभाव होता है जिसके ऊपर। थर्ड हमने किया आइजैंक का विशेष सिद्धांत। जो आइजैंक थे वो भी कैटल के समकालीन थे और एक व्यवहारवादी थे आइजैंक। उसके बाद भी इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसके ऊपर हमारे जन्मजात और अनुवांशिकता का उस पर प्रभाव होता है। आइजैंक ने व्यक्तित्व की टोटल 3 दशाएं बताई हैं जो कि बाइपोलर्स हैं और जो एक दूसरे बिल्कुल अपोजिट है। देखिए यहाँ पे ये रही, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था अभी, अंतर्मूर्खता, बहिर्मूर्खता, स्थिरता, अस्थिरता। सेकेंड था यहाँ पे स्थिरता और अस्थिरता।
थर्ड था यहाँ पे मनोविक्षिप्तता या आवेग नियंत्रण। तो हमने फर्स्ट क्या था यहाँ पे, जो अंतर्मुखी वाले होते हैं वो अपने आप में मगन रहते हैं, वो सब कुछ अपना अंदरूनी ही रखते हैं। बट जो बहिर्मुखता वाले होते हैं वो सामाजिक होते हैं और साहसिक होते हैं। जो यहाँ पे सेकंड था स्थिरता और अस्थिरता। जो स्थिरता वाले होते हैं वो लोग शांत होते हैं, बट जो अस्थिरता वाले होते हैं वो मूढ़ी होते हैं, अस्थिर होते हैं और असमंजित होते हैं। तो थर्ड था यहाँ पे मनोविक्षिप्तता और आवेग नियंत्रण। जो मनोविक्षिप्तता वाले होते हैं वो अहंकारी होते हैं, असामाजिक होते हैं और आवेगी होते हैं। बट जो आवेग नियंत्रण वाले होते हैं, जो समाजीकरण वाले होते हैं, वो परोपकारी होते हैं, स्वानुभूतिक होते हैं और पारंपरिक होते हैं। फिर मैंने लास्ट क्या था यहाँ पे, मैं क्या करें ओरकोस्टे का शीलगुण सिद्धांत, जिसमें कि उन्होंने 5 शीलगुण बताए थे, जिसको बिग 5 मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट था यहाँ पे बहिर्मुखता, ये आइजन के समान ही है, मतलब जो लोग सामाजिक होते हैं और जो साहसी होते हैं। सेकंड था यहाँ पे सहमति जन्यता, मतलब जो लोग, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि दयालु होते हैं और जो सहकारी, मतलब जो कि सबके साथ काम करके चलते हैं और ये मददगार भी होते हैं और ये भरोसेमंद लायक इंसान भी होते हैं। थर्ड था अंतःकरण की शुद्धता, मतलब कि जो ऐसे लोग जो जिनका लक्ष्य पहले से ही निर्देशित है, जो अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, ऑनेस्ट भी होते हैं और कैपेबल भी होते हैं, हर काम को अच्छे से करते हैं। फोर्थ है मनस्ताप, ये लोग जो होते हैं काफी चिंतित होते हैं, असुरक्षित होते हैं, आत्म दयालु होते हैं। बट जो जिनमें कम पाया जाता है न्यूरोटिज्म, वो लोग आत्मसंतुष्ट होते हैं और वो असुरक्षित, मतलब वो सुरक्षित होते हैं। मतलब जिनमें मनस्ताप ज्यादा होगा वो तो असुरक्षित होंगे, और जिनमें न्यूरोटिज्म कम होगा वो सुरक्षित फील करते हैं। फिफ्थ था अनुभवों के प्रति खुलापन, जो ऐसे लोग होते हैं वो नवीनता और क्रिएटिविटी को पसंद करते हैं और जिज्ञासु मन के होते हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट में भी अच्छे होते हैं और अच्छे थिंकर होते हैं और वो डाइवर्सिटी को पसंद करते हैं, वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा हो। यदि आपको समझ में आ रहा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।